हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी। माय नेम इज राजवर्धन। और जैसा कि हम लोगों का आईबीपीएस एएफओ का एक कोर्स कंटिन्यू है, जिसमें कि ऑलमोस्ट हम लोगों ने सारे ही टॉपिक कवर कर लिए हैं। आज एक नया टॉपिक हम लोग करेंगे, डाटा सफिशिएंसी, जिसके क्वेश्चंस आने के भी काफी चांसेस हैं। तो देखेंगे वो किस टाइप के क्वेश्चंस उसके होते हैं और कैसे आप लोगों को वो अटेंड करने हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें आपको ये इन्फॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन दी है। इसके 5 ऑप्शंस हैं। इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा जिसमें आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछेगा जो कि इनकम्प्लीट होगा। ठीक है, उसके बाद उसके फिर 2 स्टेटमेंट्स हैं या फिर 3 स्टेटमेंट्स दिए होंगे। आप लोगों को बताना है कि उन दोनों स्टेटमेंट में से या जितने भी स्टेटमेंट्स आते हैं किस स्टेटमेंट का हम यूज करके उस क्वेश्चन का आंसर हम कर सकते हैं। क्या केवल एक स्टेटमेंट सफिशिएंट है उस आंसर के लिए? तो हम इसलिए इसका आंसर लगा देंगे ए, जहां पे 2 ऑप्शन है। ठीक है, अगर केवल स्टेटमेंट 1 से हमारा काम चल रहा है और आंसर हमारा निकल रहा है तो हमारा ये ऑप्शन हो जाएगा, इफ द डाटा इन स्टेटमेंट 1 अलोन आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन व्हाइल द डाटा इन स्टेटमेंट 2 अलोन आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, और अगर सेकंड स्टेटमेंट से हमारा आ रहा है आंसर तो उसके लिए ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। थर्ड जो ऑप्शन है इसमें कह रहा है, इफ द डाटा इन ईदर इन स्टेटमेंट 1 अलोन और इन स्टेटमेंट 2 अलोन, यानी कि दोनों स्टेटमेंट हमारे पास ऐसे दिए हैं जिसमें से अगर हम कोई भी एक स्टेटमेंट लेके अगर हमारा आंसर आ रहा है, स्टेटमेंट 1 से भी हमको आंसर मिल रहा है, स्टेटमेंट 2 से भी हमको आंसर मिल रहा है, तो उस केस में हमारा आंसर हो जाएगा कि इधर स्टेटमेंट 1 ले लें या फिर और स्टेटमेंट 2 ले लें तो हमको आंसर मिल जाएगा। उस केस में आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इफ द डाटा इन बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट, यानी कि 2 स्टेटमेंट हैं उनका दोनों का इस्तेमाल करके भी अगर हमको आंसर नहीं मिल रहा है तो उस केस में ऑप्शन नंबर डी हम लोग आंसर करेंगे। और ऑप्शन नंबर ई कह रहा है, इफ द डाटा इन बोथ स्टेटमेंट्स 1 एंड 2 टुगेदर आर नेसेसरी टू गिव द आंसर, दोनों स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके हम लोग आंसर निकाल पाएंगे, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। जरूरी नहीं है एग्जाम में भी आपको यही सीक्वेंस में ऑप्शन मिले, हम जो क्वेश्चन करेंगे उनका सीक्वेंस इस तरह से रहेगा, ए बी सी डी, आप लोग उस तरह से हम लोग यहाँ पे इसका आंसर टिक करेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। एक बेसिक से क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें क्वेश्चंस में जितना भी आप लोगों ने अब तक टॉपिक्स पढ़े हैं, चाहे वो कोडिंग डिकोडिंग हो, ब्लड रिलेशन हो, डायरेक्शन डिस्टेंस हो, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल्स, वो सारे छोटे छोटे फॉर्म में यहाँ पे आपको स्टेटमेंट्स में उन्हीं टॉपिक से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तो कंसेप्ट आप लोगों को सबको पता है, बस आपको क्वेश्चन रीड करना है और पहचानना है कौन से स्टेटमेंट से हम लोगों को आंसर मिल जाएगा। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से यहाँ पे है, कोडिंग डिकोडिंग के बेस पर है। यहाँ इन्होंने पूछा है, हाउ इज एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट ये वर्ड है, इज डेफिनेटली कोडेड इन द गिवन कोड लैंग्वेज। यहाँ पे इन्होंने वर्ड लिख दिया डेफिनेटली, यानी कि हमको एक्सपोर्ट का बिल्कुल डेफिनेट कोड हमको यहाँ पे बताना है। पॉसिबिलिटी वाला केस यहाँ पे हम एक्सेप्टेबल यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, तो पहले स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें एक्सपोर्ट हमारे पास कहाँ पे, सबसे पहले हम देखेंगे क्या एक्सपोर्ट हमारे पास दोनों स्टेटमेंट में से, यानी कि एक स्टेटमेंट इस पहले स्टेटमेंट में ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं इन दोनों लाइनों में क्या एक्सपोर्ट हमारा कॉमन है? एक्सपोर्ट हमारा केवल एक बार दिया हुआ है, इसका मतलब बाकी के जो वर्ड्स हमारे साथ हमारे पास दिए हुए हैं उनका कोड अगर हम फाइंड आउट कर लें तो एक्सपोर्ट का कोड आने के हमारे पास चांसेस रहेंगे। ठीक है, अब एक्सपोर्ट केवल हमारा यहाँ पे एक ही जगह है। अब दूसरा वर्ड अगर देखें हैवी, हैवी अगर हम देखें तो हैवी भी हमारा नहीं है कहीं पे भी, तो इसका मतलब अब देखिए एक पॉसिबिलिटी तो यहाँ पे यही बन गई कि 2 कोड हमारे पास ऐसे हैं, 2 वर्ड हमारे पास ऐसे हैं जो केवल एक बार प्रेजेंट है। इसका मतलब यहाँ पे पॉसिबिलिटी होना तय है, पर फिर भी हम आगे का चेक कर लेते हैं। तीसरा वर्ड हमारे पास है गारमेंट्स, तो गारमेंट्स हमारे पास स्टेटमेंट में भी है और दूसरे स्टेटमेंट में भी है, तो कोड हम ऐसा देख लेंगे जो हमारा पहले और दूसरे दोनों स्टेटमेंट में कॉमन है। तो जो कि गारमेंट्स के लिए भी है वो पीवाई भी, पीडब्ल्यू भी कॉमन है, यूवाई भी कॉमन है, तो दोनों ही पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। लग्जूरियस के लिए भी दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। इसका मतलब स्टेटमेंट 1 से हम एक्सपोर्ट का कोई भी डेफिनेट कोड यहाँ पे नहीं बता पाएंगे, क्योंकि 2 कोड हमारे पास बचेंगे। क्या? एक तो बचेगा WQ और BB, इन दोनों में से कोई सा भी कोड हो सकता है, एक्सपोर्ट का भी और हैवी का भी। डेफिनेट कोड हमको यहाँ से नहीं मिल पाएगा, तो ये वाला आंसर हमारा नहीं होगा स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट 2 में अगर देखें, अब अगर हम एक्सपोर्ट का कोड निकालना चाहें यहाँ से, एक्सपोर्ट हमारा यहाँ पे है, एक ही बार है, इसमें भी मटेरियल पर देख सकते हैं, मटेरियल हमारा 2 बार कॉमन है, तो यहाँ पे मटेरियल का कोड हमको मिल जाएगा। 4 हमारा यहाँ पे 2 बार कॉमन है, 4 का कोड में मिल जाएगा। टेक्सटाइल हमारे पास कॉमन है, टेक्सटाइल का कोड भी मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अब वो वाले कोड यहाँ से कैंसिल आउट कर देते हैं हम। VO, ZY नहीं है, KU है यहाँ पे,
और NA है। यानी कि एक्सपोर्ट के लिए जो कोड हमारे पास अब बचा वो बचा यहाँ पे VV। इसका मतलब स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर दिस क्वेश्चन। तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर V, जो कि यहाँ पे हमको स्टेटमेंट 2 से इसका आंसर मिल गया है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा यहाँ पे किस तरह से आपको ऑप्शन टिक करना है और किस तरह से आपको आंसर फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर था। ठीक है, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है फ्लोर बेस्ड पजल के ऊपर। ठीक है, पजल आप लोगों ने पढ़ी है, अब ये पजल का ही बस यहाँ पे छोटा सा रूप है जो आपको 2 स्टेटमेंट में दे दिया है। ठीक है, क्या इंफॉर्मेशन है, इन अ 5 स्टोरीड बिल्डिंग, 5 स्टोरी की ये बिल्डिंग है जिसमें कि ग्राउंड फ्लोर जो है वो नंबर 1 है, द फ्लोर अबव इट इज नंबर 2 एंड सो ऑन टिल द टॉप मोस्ट फ्लोर नंबर 5। ठीक, यानी कि इस तरह से बिल्डिंग बनेगी 5 4 3 2 1, 5 फ्लोर की बिल्डिंग है, इस तरह से रहेगी। ठीक है, ईच ऑफ द 5 फ्रेंड्स, नेमली 5 फ्रेंडों के यहाँ पे नाम दे रखे हैं, यहाँ अलग अलग फ्लोर पे ये लोग रहते हैं। क्वेश्चन अब यहाँ से हमसे पूछा है क्या, ऑन विच फ्लोर नंबर डज एस लिव, एस किस फ्लोर पे रहता है वो फ्लोर नंबर हमको बताना है। इन 2 स्टेटमेंट में से कौन से हमको ये कौन से स्टेटमेंट यूज करके हमको ये डेफिनेट आंसर हमको मिल जाएगा। चलिए अब ये पता लगाते हैं क्या कंडीशन है यहाँ पे, आर लिव्स ऑन इवन नंबर्ड फ्लोर। तो अगर पहले स्टेटमेंट से अब हम यहाँ पे देख रहे हैं, केवल पहला स्टेटमेंट अगर हम कंसीडर कर रहे हैं तो आर लिव्स ऑन इवन नंबर्ड फ्लोर, आर जो है इवन नंबर्ड पे है, तो यानी कि 2 पॉसिबिलिटीज हैं इसकी, एक तो आर यहाँ पे हो सकता है और एक कंडीशन में आर यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, ओनली 2 पर्सन लिव बिटवीन आर एंड टी, आर और टी के बीच में 2 लोग रहते हैं, तो 1 और 2, टी यहाँ आ जाएगा, इस कंडीशन में टी आ जाएगा इधर। Q लिव्स ऑन एन इवन नंबर्ड फ्लोर, Q जो है वो इवन नंबर फ्लोर पे रहता है, तो इस कंडीशन में Q इधर हो जाएगा, इस कंडीशन में Q यहाँ पे आ जाएगा। P लिव्स ऑन द फ्लोर इमीडिएटली बिलो Q, P जो है वो Q के इमीडिएटली बिलो रहता है, इसका मतलब यहाँ पे तो ये आ सकता है, लेकिन इस केस में इमीडिएटली बिलो नहीं रह पाएगा क्योंकि T यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो यहाँ से ये हम नहीं बता पाएंगे। अब यहाँ पे 5वां जो पर्सन बचा वो बचा S, तो यहाँ पे हम बता सकते हैं स्टेटमेंट 1 का यूज करके कि S लिव ऑन विच फ्लोर, फ्लोर नंबर 1 पे रहता है, तो यानी कि स्टेटमेंट 1 तो हमारा सफिशिएंट है आंसर देने के लिए। पर अभी स्टेटमेंट 2 हम लोग चेक करते हैं। स्टेटमेंट 2 में क्या बोल रहा है, ये 5 फ्लोर की बिल्डिंग हो गई। ठीक है, P लिव्स ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर बट नॉट ऑन द लोअर मोस्ट फ्लोर, P जो है यहाँ पे नहीं आएगा, ऑड नंबर फ्लोर पे रहता है, यानी कि P एक केस में हम यहाँ रख के देख लेते हैं, एक केस में हम P को यहाँ पे रख लेते हैं। T लिव्स ऑन वन ऑफ द फ्लोर्स अबव P, T जो है वो P के ऊपर रहता है, यानी कि इसके ऊपर नहीं आ सकता, तो ये वाला केस यहीं पे एलिमिनेट हो जाएगा। अब T के लिए भी 2 पॉसिबिलिटी होगी, T हमारा यहाँ पे भी हो सकता है, T हमारा यहाँ पे भी हो सकता है। ठीक है, ओनली 2 पर्सन लिव बिटवीन T एंड R, तो इसके लिए भी अलग से बना के हम देखते हैं। T और R के बीच में 2 लोग रहते हैं, अगर यहाँ पे हमारा T है तो 1 और 2 R यहाँ पे आ जाएगा, और अगर हमारा यहाँ पे T है तो 1 और 2 R हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ओनली 2 पर्सन लिव बिटवीन T एंड R, नो वन लिव्स बिटवीन R एंड S, R और S के बीच में कोई भी नहीं रहता पर्सन, तो इसका मतलब S हमारा एक यहाँ पे आ सकता है, एक हमारा S यहाँ पे आ सकता है। अब देखिए स्टेटमेंट 2 से हमको डेफिनेट पोजीशन नहीं पता चल रही है S की, क्योंकि एक केस में S हमारा सेकंड फ्लोर पे आ रहा है, एक केस में S हमारा आ रहा है फर्स्ट फ्लोर पे, तो यानी कि स्टेटमेंट 2 जो है हमारा ये डेफिनेट आंसर हमको नहीं दे रहा, तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली स्टेटमेंट 1 इज सफिशिएंट टू आंसर दिस क्वेश्चन, क्योंकि स्टेटमेंट 1 से ही हम एक S की डेफिनेट प्लेस बता पा रहे हैं कौन से फ्लोर पे S रहता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब जरूरी नहीं है कि यह केवल 2 स्टेटमेंट में आपसे क्वेश्चन करे, अब यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स के ऑप्शन है, ऑप्शन आप लोग यहाँ से रीड कर आउट कर लीजिएगा। ठीक है, स्टेटमेंट में आपको दिखाता हूँ किस किस तरह के हैं। चलिए, ये डायरेक्शन डिस्टेंस पे बेस्ड क्वेश्चन है। पॉइंट बी इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू ई, ई के रेस्पेक्ट में हमको बी की डायरेक्शन बतानी है। ठीक है, पहले स्टेटमेंट से अगर हम चेक करें तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे क्या बोल रहा है, पॉइंट सी इज टू द साउथ ऑफ ए। देखो इस तरह से कंपास हमारा नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, यहाँ पे वेस्ट है। ठीक है, पॉइंट सी इज टू द साउथ ऑफ ए, सी जो है ए के साउथ में है, यानी कि ए कोई पॉइंट है उसके साउथ में सी पॉइंट है। ठीक,
पॉइंट ई इज टू द साउथ ऑफ डी। पॉइंट ई जो है वो डी के साउथ में है। अच्छा, हमने पहले सेकंड स्टेटमेंट पढ़ लिया है, तो पहले हम स्टेटमेंट 1 को पढ़ते हैं। ठीक, स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है? पॉइंट ए इज टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट डी। पॉइंट ए जो है वो डी के नॉर्थ में है, तो यहाँ पे हो जाएगा कहीं पॉइंट ए। पॉइंट बी इज टू द साउथ ऑफ पॉइंट सी। बी और सी यहाँ पे कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो इसको हम अलग से बना लेते हैं। पॉइंट बी इज टू द साउथ ऑफ पॉइंट सी। सी पॉइंट के साउथ में पॉइंट बी है। पॉइंट ई इज टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट डी। डी का ईस्ट हो जाएगा यहाँ पे, तो ई हो जाएगा ई पॉइंट। पॉइंट सी इज टू द साउथ ऑफ ए। अब ये जो पॉइंट सी है ये ए के साउथ में है। अब ये ए का साउथ हम यहाँ पे भी मान सकते हैं पॉइंट सी, क्योंकि ये भी ए का साउथ है। ए का साउथ ये भी माना जाएगा पॉइंट सी। तो यानी कि कोई भी हमारे पास डेफिनेट जगह नहीं मिल रही बी की सी के लिए। अगर सी के लिए डेफिनेट जगह नहीं मिल रही तो बी के लिए भी कोई डेफिनेट जगह नहीं मिल पाएगी। तो अगर हमको बस बी की डेफिनेट जगह ही बतानी है, डायरेक्शन किसके रेस्पेक्ट में? ई के रेस्पेक्ट में। यानी कि स्टेटमेंट 1 हमारा यहाँ पे आंसर हमको नहीं दे पाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या कंफ्यूजन हो रहा है? सी की प्लेस को लेकर, क्योंकि ए के साउथ में सी यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है और कहीं भी हो सकता है साउथ में डायरेक्शन में। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट अगर हम चेक करें, अब सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है? पॉइंट सी इज टू द साउथ ऑफ ए। ए के साउथ में सी है। पॉइंट ई इज टू द साउथ ऑफ डी। डी के साउथ में ई है। चलिए, पॉइंट ए इज टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट डी। अब ये जो पॉइंट ए है ये डी के वेस्ट में है, तो इसको हम यहीं पे एडजस्ट करके लिख लेते हैं। क्या? ये जो डी और ई थे इसको यहां बना लेते हैं। पॉइंट ए इज टू द वेस्ट ऑफ डी। डी का वेस्ट, अच्छा यहां से नहीं, डी का वेस्ट हो जाएगा पॉइंट ए और इधर हो जाएगा पॉइंट ई। पॉइंट बी इज इन एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ पॉइंट ए एंड डी। जो ए और डी का जितना भी डिस्टेंस है इनके एग्जैक्टली मिडल में हो जाएगा पॉइंट हमारा बी। तब हम यहां से हम लोग बता सकते हैं बी की डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू ई। यानी कि ई हमारा यहाँ पे है पॉइंट, बी हमारा यहाँ पे है। ये वाली डायरेक्शन कौन सी होती है? नॉर्थ और वेस्ट के बीच की डायरेक्शन होती है। तो यहाँ से हम लोग बता सकते हैं कि ये पॉइंट बी जो है वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है पॉइंट ई के रेस्पेक्ट में। ठीक है, अब थर्ड स्टेटमेंट चेक करते हैं। पॉइंट ए इज टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट डी। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है पॉइंट ए जो है डी के वेस्ट में, डी का वेस्ट, पॉइंट डी का वेस्ट हो जाएगा पॉइंट ए। ठीक है, पॉइंट ई इज टू द साउथ ऑफ पॉइंट ए। पॉइंट ई जो है ए के साउथ में है, यहाँ पे हो जाएगा। पॉइंट सी इज 9 मीटर टू द साउथ ऑफ डी। पॉइंट इससे 9 मीटर साउथ में कितना है? पॉइंट सी है। पॉइंट बी इज टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ पॉइंट सी। अब पॉइंट बी जो है वो सी के नॉर्थ वेस्ट में है। अब पॉइंट बी सी के नॉर्थ वेस्ट में, यहाँ भी हो सकता है क्योंकि ये भी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है, यहाँ भी हो सकता है ये भी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है, इधर भी हो सकता है ये भी नॉर्थ वेस्ट है, कहीं भी हो सकता है। इसका मतलब यहाँ पे भी हम बी की कोई डेफिनेट डायरेक्शन यहाँ पे नहीं बता पाएंगे। इसका मतलब स्टेटमेंट 3 भी यहाँ पे सफिशिएंट नहीं है आंसर देने के लिए। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे टिक करेंगे हम? स्टेटमेंट 1 और 3 यहाँ पे सफिशिएंट नहीं है, केवल स्टेटमेंट 2 यहाँ पे सफिशिएंट है। तो यहाँ पे कौन सा इसका हमको आंसर मिल रहा है? If the data in statement 1 and 3 are not sufficient to answer the question, ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आई होप आप लोगों को समझ आया होगा क्या क्या यहाँ पे पॉइंट्स हैं और किस किस तरह से हम लोगों को आंसर यहाँ पे मार्क करना है, कैसे स्टेटमेंट्स को चेक करना है, कौन कौन से सफिशिएंट रहेंगे, कौन से सफिशिएंट नहीं रहेंगे, ये सब आपको पहचानना आना चाहिए। चलिए, एक ये क्वेश्चन है, ये 2 स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो को पॉज करके आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा, आपको जवाब दिया जाएगा। ठीक है, बाकी और कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो एग्जाम से रिलेटेड वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए और इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ के साथ बेल आइकन भी आप प्रेस कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।